हाँ तो दोस्तों, एनसीईआरटी सीरीज में आज हम कवर करने वाले हैं स्टीरियो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को। ठीक है, एनसीईआरटी की हर एक लाइन कवर होगी। तो यार बिना देरी के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें पहला आता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है यार, इसको थोड़ा अलग से समझते हैं, फिर इस पे आएंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी यार इसको समझने में फिर। ठीक है, तो देखो यार, हमारे पास क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हमको पता करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। तो हम कैसे पता करेंगे, ये हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो एक ऑर्डिनरी लाइट होगी। ठीक है, एक ऑर्डिनरी लाइट होती है। वो क्या होती है साहब, जैसे सनलाइट की हम बात करें, इसके वाइब्रेशन हर एक डायरेक्शन में होते हैं या हर एक प्लेन में होते हैं। ठीक है, क्या साहब, जो ऑर्डिनरी लाइट है उसके वाइब्रेशन हर एक प्लेन में होते रहते हैं, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, इसको निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे। इसको हम निकोल प्रिज्म से पास कराएंगे, जिससे क्या है, इसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में आ जाएंगे। क्या हुआ साहब, इसके वाइब्रेशन एक ही प्लेन में आ गए। ठीक है, एक बार वापिस क्या, देखो हमने ऑर्डिनरी लाइट है, सनलाइट ली, इसको निकोल प्रिज्म से पास कराया, जिससे क्या हुआ, इसके जो वाइब्रेशन है एक ही प्लेन में आ गए। इसे हमने बोल दिया प्लेन पोलराइज लाइट। इसको हमने क्या बोला, प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, अब देखो ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास जब कराया, तो देखो क्या हो सकता है। देखो क्या, हमने प्लेन पोलराइज लाइट है उसको इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया। अब यार मान लो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, कोई भी रोटेशन शो नहीं करती है, बिल्कुल सीधी की सीधी निकल जाती है। क्या, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट कोई भी रोटेशन शो नहीं करती है, तो इसका मतलब ये है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, एक बार वापस क्या, देखो प्लेन पोलराइज लाइट है, इसको हमने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास कराया। अब ये क्या है, बिल्कुल रोटेशन शो नहीं करती है, बिल्कुल सीधी की सीधी से निकल गई। तो इसका मतलब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से सुनना, अगर हम प्लेन पोलराइज लाइट को किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करें, ठीक है, अब हम दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हैं, इससे हमने प्लेन पोलराइज लाइट को पास किया। अब इसने क्या किया, जो प्लेन पोलराइज लाइट जो थी उसको रोटेट कर दिया राइट साइड में या क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, क्या साहब, एक बार वापस देखो, हमने क्या किया, एक दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया। एक तो देखो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, उसने कुछ भी नहीं दिखाया रोटेशन। अब हमने क्या, दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास कराई। क्या, प्लेन पोलराइज लाइट इससे पास कराई, और इसने जो प्लेन पोलराइज लाइट जो थी उसको रोटेट कर दिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, राइट साइड में। ठीक है, तो ये तो ऑप्टिकली एक्टिव तो हो गया, और इसे हम बोलेंगे क्या, डेस्ट्रो रोटेटरी या डी। ठीक है, एक बार वापस देखो, अगर प्लेन पोलराइज लाइट जो है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड राइट साइड में रोटेशन दिखाए उसका, तो इसे हम बोल देंगे डेस्ट्रो रोटेटरी। बहुत इंपॉर्टेंट, डेस्ट्रो रोटेटरी क्या होगा, राइट साइड रोटेशन होगा, उसको डेस्ट्रो रोटेटरी या डी या पॉजिटिव। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अगर ये रोटेशन लेफ्ट साइड में हो, क्या साहब, अगर ये रोटेशन लेफ्ट साइड में हो, तो इसे हम बोलेंगे क्या, लीवो रोटेटरी। एल से लेफ्ट, एल से लीवो, याद रखना। ठीक है, क्या साहब, एक बार वापस देखो, अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, इसने प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में रोटेट कर दिया, तो इसे हमने बोलते हैं डेस्ट्रो रोटेटरी या डी या पॉजिटिव। और अगर इसे लेफ्ट साइड रोटेट कर दें, तो इसे हम बोल देंगे लीवो रोटेटरी या एल या नेगेटिव। ठीक है, और देखो दोनों ही केस में क्या है, ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो होगा ही। देखो क्या, दोनों ही केस में क्या है, कोई कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव तो है। क्यों साहब, क्योंकि इसने रोटेशन तो शो किया। ठीक है, कोई ना कोई रोटेशन तो शो किया, यानी ऑप्टिकली एक्टिव तो है। ठीक है जी, देखो एक एग्जांपल लेते हैं, हमने ग्लूकोज लिया साहब। क्या ले लिया साहब, ग्लूकोज। प्लेन पोलराइज लाइट को ग्लूकोज से पास कराया। ठीक है, एक ग्लूकोज लिया, ठीक है, उसको उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट को क्या किया, पास कराया इससे। तो क्या हुआ, इसने राइट साइड में रोटेशन शो कर दिया। ठीक है, तो इसे हम बोल देंगे, इस ग्लूकोज को डी ग्लूकोज, इसे हम बोल देंगे डी ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो यार, मान लो फिर हमने कोई ग्लूकोज लिया और फिर प्लेन पोलराइज लाइट को पास कराया, लेकिन अब इसने रोटेशन लेफ्ट साइड दिखा दिया, तो इसे हम बोलेंगे एल ग्लूकोज, इसे हम बोलेंगे एल ग्लूकोज। ठीक है, अब देखो यार, जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है, क्या साहब, ये जो डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज है,
ठीक है, देखो डी का मतलब क्या था कि इसने क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करवा दिया और उसने लेफ्ट साइड। ठीक है, तो देखो ग्लूकोज है तो दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन एक लेफ्ट साइड है ना, एक लेफ्ट एल ग्लूकोज है वो लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को, और एक राइट साइड डी वाला राइट साइड। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर, ये दोनों हो जाएंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, और देखो यार प्लेन पोलराइज लाइट है, इसका रोटेशन कितना हो रहा है, कितना डिग्री है घूम रहा है, इसको हम मापते हैं किससे, पोलेरीमीटर से। ठीक है, एनसीईआरटी में भी लिखा हुआ है, भी देखेंगे है ना। अब देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं यार, बहुत ही आसान है। देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय, देखो हमने देख लिया था प्लेन पोलराइज लाइट कैसे प्रोड्यूस की जाती है। देखो ऑर्डिनरी लाइट रहेगी, उसको निकोल प्रिज्म से पास कराया जाएगा तो प्लेन पोलराइज लाइट आ जाएगी। तो वही है, प्लेन पोलराइज लाइट प्रोड्यूस बाय द पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म इज रोटेटेड व्हेन इट इज पास थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ सर्टेन कंपाउंड, सच कंपाउंड आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, हमने देखा था कि अगर प्लेन पोलराइज लाइट है उसको हम पास कराते हैं किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के सॉल्यूशन से, तो अगर ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का अगर कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, ये सॉल्यूशन हो गया कोई, है ना, अगर ये इस प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट नहीं करता है तो ये तो हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड। लेकिन ये रोटेट कर देता है, किसी भी डायरेक्शन में करे तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। तो यही लिखा हुआ है। ठीक है, क्या किया, प्लेन पोलराइज लाइट को अगर रोटेट कर दिया तो ये हो गया ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड। ठीक है, और देखो जो एंगल है, द एंगल बाय विच इज प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेट इज मेजर बाय द इंस्ट्रूमेंट जिसे हम बोलते हैं पोलेरीमीटर। ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि पोलेरीमीटर क्या होता है। ठीक है, देखो ये प्लेन पोलराइज लाइट है, ये कितने एंगल पे रोटेट की, इसको हम मेजर करते हैं पोलेरीमीटर से। ठीक है, अब देखो आगे पढ़े, इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट या क्लॉकवाइज डायरेक्शन इट इज कॉल्ड डेस्ट्रो रोटेटरी, है ना, इसका ग्रीक में मतलब होता है राइट रोटेशन, और द डी फॉर्म एंड इज इंडिकेटेड बाय प्लेसिंग ए पॉजिटिव साइन बिफोर द डिग्री ऑफ द रोटेशन। ठीक है, तो कोई बात वही है, अगर कोई प्लेन पोलराइज लाइट है उसको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशन है, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, इसे राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देता है, तो इसे हम बोलेंगे डेस्ट्रो रोटेटरी, और डेस्ट्रो का मतलब होता है राइट रोटेशन ग्रीक में। ठीक है, या फिर इसे इंडिकेट करेंगे डी से या पॉजिटिव साइन से, और अगर लेफ्ट में कर दें तो इसे हम इंडिकेट करेंगे एल से, है ना, एल का मतलब है लिवो रोटेटरी, और नेगेटिव साइन से। ठीक है, आगे भी देखो यही है, इफ द लाइट इज रोटेटेड डाउनवर्ड लेफ्ट या एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, द कंपाउंड इज सेड टू बी लिवो रोटेटरी, इसे हम बोलेंगे लिवो रोटेटरी या एल या नेगेटिव, और द एल फॉर्म एंड नेगेटिव साइन इज प्लेस्ड बिफोर द डिग्री ऑफ द रोटेशन। ठीक है, और देखो ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव या फिर जो डी और एल फॉर्म है ये एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, ऑप्टिकल आइसोमर। ठीक है, और इस फिनोमेना को हम बोल देंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ठीक है, तो यार ये भी हमने देख लिया था ग्लूकोज के एग्जांपल से। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर एसिमेट्री की, किरेलिटी की और एनेंसोमर्स की। ठीक है जी, तो यार सबसे पहले हम समझ लेते हैं किरेल कार्बन क्या होता है या एसिमेट्रिकल कार्बन क्या होता है, स्टीरियो सेंटर क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहले। तो देखो किरेल कार्बन क्या होता है ये हम समझते हैं। ठीक है, देखो जो कार्बन है वो आपको पता होगा इसकी 4 वैलेंसीज होती है, यानी ये 4 बॉन्ड बनाता है कार्बन। अब देखो अगर ये कार्बन अपने चारों के चारों बॉन्ड अलग अलग ग्रुप के साथ बनाए, ठीक है, क्या अगर ये कार्बन 4 अलग अलग ग्रुप के साथ जुड़ा हो तो ये कार्बन हो जाएगा किरेल कार्बन। देखो यहाँ ये कार्बन जुड़ा हुआ है OH से, यहाँ H से, यहाँ CH3 से, और यहाँ C2H5 से, यानी चारों के चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कार्बन हो जाएगा किरेल कार्बन। अब देखो हम यहाँ देखें तो ये कार्बन है, एक OH से जुड़ा हुआ है, एक H से, और ये CH3 और फिर वापस CH3 से जुड़ा हुआ है, तो ये कार्बन किरेल कार्बन नहीं है, क्योंकि 2 ग्रुप सेम है। देखो CH3 तो चारों के चारों ग्रुप अलग होने चाहिए, तब जाके कार्बन क्या होगा, किरेल, और ये मॉलिक्यूल हो जाएगा किरेल मॉलिक्यूल। ठीक है जी, देखो यार एक क्वेश्चन था, हमको बताना था किरेल और एकिरेल मॉलिक्यूल को फाइंड करना था ना, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो देखो देखते हैं कौन कौन से किरेल है कौन से नहीं है। तो देखो ये कार्बन हो गया,
एक तरफ जुड़ा हुआ है OH से, एक Br से, CH3 से और H से। तो ये भाई साहब मतलब ये है किरेल कार्बन। ठीक है जी। अब देखो यहाँ हम देखें, ये कार्बन है, ये Br भाई दो सेम हो गए, ये किरेल नहीं है। यहाँ हम देखें तो यार देखो, इस वाले कार्बन को देखें तो देखो यहाँ ये जुड़ा हुआ है ना, एक अलग ग्रुप से, यहाँ CH3 से या OH से और यहाँ H से, तो ये भी किरेल हो गया। ठीक है। यहाँ हम देखें तो देखो यहाँ H है, यहाँ OH है, लेकिन इस वाले पे दोनों में सेम ग्रुप है, यहाँ देखो यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये एकेरेल हो गया। ठीक है जी। यहाँ हम देखें इस वाले कार्बन पे तो देखो यहाँ ये देखो H है, यहाँ Br है, यहाँ CH2 CH3 है और ये CH3 है, तो ये भी किरेल हो गया। ठीक है। यहाँ हम देखें तो यार यहाँ कोई किरेल नहीं है, कोई से भी कार्बन देख लो, चारों अलग अलग कहीं भी नहीं है। ठीक है। देखो यहाँ भी देखो तो दो हाइड्रोजन है, तो यार यहाँ किरेल नहीं होगा किसी भी हाल में। अब यार मैं ये मान सकता हूँ कि किरेल कार्बन तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो किरेल कार्बन है, इसके हम मिरर इमेज बनाए। देखो हमने यहाँ मिरर लिख दिया, इसकी मिरर इमेज कुछ इस तरह से हो जाएगी। ठीक है। अब देखो ये जो मिरर इमेज है किरेल कार्बन की, वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होती है। अरे यार ये सुपर इम्पोज क्या होता है, इसको भी समझ लेते हैं। ठीक है। जैसे अरे बोतल है कांच की, ये हमने मिरर रख दिया तो इसकी ये मिरर इमेज बन गई। अब देखो अगर इस बोतल को उठा के हम इसके ऊपर रख दें, इस बोतल को उठा के इसके ऊपर रख दें तो पूरी तरह से इसको ढक लेगी। ठीक है। तो ये हो जाएगी सुपर इम्पोज, इसको हम बोलेंगे पूरी तरह से सुपर इम्पोज हो गया इस पे। ठीक है। एक बार आप इस देखो, ये बोतल थी साहब, इसकी मिरर इमेज बनाई, ये इसकी मिरर इमेज बन गई। अब इस बोतल को अगर इसके ऊपर उठा के रख दें तो यार ये पूरी तरह से ढक लेगी, इसको कुछ भी नहीं दिखेगा इसके पीछे का, तो ये पूरी तरह से सुपर इम्पोज होगी। तो इसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। इसे हम बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। लेकिन अगर हम, ये हाथ है, हाथ की मिरर इमेज बनाई हमने ये, अब इसको उठा के इधर रखें तो क्या ये सुपर इम्पोज हो जाएगा? नहीं यार, ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है। पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा इसको। ठीक है। तो यार देखो पूरी तरह से ढक नहीं पाएगा ये, तो ये हो जाएगी नॉन सुपर इम्पोजेबल। ठीक है। तो वो वैसे यार किरेल कार्बन है, वो भी क्या होते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। उनकी मिरर इमेज भी क्या है, एक दूसरे को पूरी तरह से ढक नहीं पाती है। ठीक है। और ये जो किरेल कार्बन है वो क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। याद रखना, किरेल कार्बन क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। किरेल मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। ठीक है। तो देखो यार, अगर हम इसकी मिरर इमेज बना ली हमने, अगर इसके ऊपर इसे रखे तो क्या पूरी तरह से ढक पाएगा? तो देखो रखते हैं इसके ऊपर, तो देखो यार हमने इसके ऊपर रखा तो देखो पूरी तरह से ढक नहीं पाया, यानी नॉन सुपर इम्पोजेबल है। ठीक है। और अगर यार हम इसे 180 भी रोटेट कर देना तो भी ये सुपर इम्पोज नहीं होगा। ठीक है। देखो एनसीईआरटी में भी ये है, ये हमने बनाया था अभी, है ना, अलग से। तो देखो हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये बन गई। अब देखो यार ये तो सुपर इम्पोज हुई नहीं थी। हम इसको रोटेट भी कर दें, ठीक है, अगर 180 रोटेट भी कर दें तो भी ये सुपर इम्पोज नहीं होगी। देखो ध्यान से देखो, क्या ये सुपर इम्पोज होगी? देखो 180 भी कर दे तो इससे रोटेट नहीं यार। देखो ये OH तो यहाँ आ जाएगा, H यहाँ जाएगा, लेकिन ये जो C2H5 है ये नीचे आएगा। ठीक है। तो ये सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगी। ठीक है। लेकिन हम इस वाले एग्जाम्पल की बात करें तो देखो ये कार्बन किरेल है क्या? नहीं, एकिरेल है, क्योंकि इसके वाले कार्बन पे दो सेम ग्रुप जुड़े हुए हैं। ठीक है। हमने इसकी मिरर इमेज बनाई, ये बन गई। ये तो नॉन सुपर इम्पोजेबल थी, लेकिन अगर इसे हम 180 रोटेट कर दें, इसको हमने 180 रोटेट कर दिया तो देखो यार जो इमेज बन के आई वो पूरी तरह से सुपर इम्पोजेबल थी। देखो यहाँ कार्बन है, इसको उठा के इसके ऊपर रखें, यहाँ OH आ गया, OH की जगह CH3 की जगह CH3 आ गया, यहाँ CH3 की जगह CH3 आ गया, और हाइड्रोजन की जगह हाइड्रोजन आ गया, यानी इसने इसको सुपर इम्पोज कर लिया। ठीक है। तो जरूर याद रखना, देखो जो किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन पता होगा ना, किरेल कार्बन क्या होते हैं, चारों ग्रुप अलग अलग होने चाहिए, हो ना, और ये मॉलिक्यूल है वो किरेल मॉलिक्यूल हो जाएगा। ठीक है। तो इनकी इमेज जो होती है वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होती है, और किरेल मॉलिक्यूल जो होते हैं, है ना, किरेल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव। ठीक है जी। अब देखो हम बात कर लेते हैं एनेंशियोमर्स की। ठीक है। देखो एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो देखो यार पहली बात तो दो मॉलिक्यूल जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला हो, ठीक है, उनमें किरेल कार्बन हो, उनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल हो, तो वो एक दूसरे के क्या होते हैं, एनेंशियोमर्स होते हैं। एक बार वापस क्या देखो, एक तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो, देखो ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, दोनों में किरेल कार्बन भी है, और इनकी मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल होनी चाहिए, तो ये हो जाएंगे एनेंशियोमर्स। तो ये देखो ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर्स है। ठीक है जी। और देखो यार जो मॉलिक्यूल है दोनों,
अब देखो अगर एक ये जो, अगर हम पहले इसकी बात करें, अगर इसे प्लेन पोलराइज लाइट हम पास कराएं, तो देखो अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करती है, तो ये वाली क्या करेगी, लेफ्ट साइड रोटेट करेगी। ठीक है, तो एक बार वापस देखो, ये दोनों एक दूसरे के एनेंटियोमर्स है। ठीक है, अब देखो अगर इस वाली से हम प्लेन पोलराइज लाइट पास कराएं, अगर ये प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट करती है, तो ये वाला मॉलिक्यूल लेफ्ट साइड करेगा। ठीक है, तो एनसीईआरटी में भी ये लिखा है, वन एनेंटियोमर्स रोटेट प्लेन पोलर लाइट क्लॉकवाइज, है ना, मतलब राइट साइड करेगा, तो दूसरा क्या करेगा, एंटी क्लॉकवाइज यानी लेफ्ट साइड करेगा। ठीक है, और इक्वल प्रोपोर्शन में भी करेगा। अगर मान लो प्लेन पोलराइज लाइट को ये 60 डिग्री पे रोटेट करता है राइट साइड, तो ये 60 डिग्री लेफ्ट पे करेगा। ठीक है, और देखो यार एक और बात बहुत ध्यान से सुनना, देखो जो दोनों एनेंटियोमर्स है उसका नेट ऑप्टिकल रोटेशन है वो 0 आता है। क्या साहब, देखो जो दोनों एनेंटियोमर्स हैं, ठीक है, इनको हम इक्वल प्रोपोर्शन में ले ले, तो इनका जो नेट रोटेशन है, ठीक है, नेट रोटेशन है वो क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, देखो कैसे, देखो यार इसने इसको किया राइट साइड, है ना, इसने प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड कर दिया, तो जो इनका क्या नेट रोटेशन है, देखो नेट रोटेशन तो 0 आएगा ना। ठीक है, तो वही है ना, ये वही लिखा हुआ है। देखो यार हम एनसीईआरटी देखे तो यहाँ यही लिखा हुआ है, देखो ए मिक्सचर कंटेनिंग टू एनेंटियोमर इन इक्वल प्रोपोर्शन विल हैव 0 ऑप्टिकल रोटेशन। देखो हम 2 एनेंटियोमर्स हैं, उनको इक्वल प्रोपोर्शन में रहते हैं, तो नेट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है, 0 आता है। ठीक है, देखो इसका रीजन भी लिख रखा है कि देखो कि एज द रोटेशन ड्यू टू द वन आइसोमर विल बी कैंसिल बाय द रोटेशन ड्यू टू द अदर आइसोमर। मतलब देखो यार, अगर एक मैंने बताया कि राइट साइड में 60 डिग्री घुमा रहा है ना, प्लेन पोलराइज लाइट को, तो दूसरा लेफ्ट साइड में 60 डिग्री घुमा रहा है, तो इनका जो नेट है वो तो 0 आना है ना, एक है दूसरे को कैंसिल कर रहा है। ठीक है, और ये जो मिक्सचर है इसको हम बोलते हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, रेसेमिक मिक्सचर या क्या, रेसेमिक मॉडिफिकेशन। ठीक है, अब देखो जो रेसेमिक मिक्सचर है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं DL से या प्लस माइनस से। ठीक है, जैसे हम यहाँ एक मॉलिक्यूल है ब्यूटेन 2 इसके आगे प्लस माइनस है, यानी ये रेसेमिक मिक्सचर है। अच्छा, D और L प्लस माइनस क्यों लिखा है, तो इसको समझना भी आसान है। देखो अभी हमने देखा, देखो 2 अगर एनेंटियोमर है इक्वल प्रोपोर्शन में, तो एक तो क्या कर रहा होगा, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट साइड रोटेट कर रहा होगा और एक राइट साइड। तो देखो राइट साइड रोटेट कर होता है अगर, तो इसको हम बोलते हैं D, और अगर लेफ्ट साइड रोटेशन हो तो इसे बोलते हैं L। तो यहाँ तो दोनों हो रहा है, तो हमें इसे DL, और प्लस माइनस का भी वही फंडा है, प्लस दिखाता है रोटेशन लेफ्ट राइट साइड और माइनस दिखाता है लेफ्ट साइड। ठीक है, तो यार यहाँ तो दोनों हो रहा है, इसलिए प्लस माइनस या D और L। ठीक है जी, तो उम्मीद है यार आपको किरेल कार्बन क्या होता है ये समझ में आया होगा। ठीक है, और ये भी समझ में आया होगा किरेल कार्बन नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। नॉन सुपर इम्पोजेबल का मतलब भी समझ में आया होगा, एनेंटियोमर समझ में आए होंगे। ठीक है, एनेंटियोमर की प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, और रेसेमिक मिक्सचर भी समझ में आया होगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों अब हम आगे चलते हैं यार, आगे हम बात करते हैं रिटेंशन की। ठीक है, आगे हम बात करने वाले हैं रिटेंशन की। ठीक है, देखो 3 चीजें हैं, रिटेंशन, इन्वर्जन और रेसमाइजेशन। एक एक करके हम तीनों को देखेंगे, बहुत ही आसान है यार। ठीक है, तो पहले रिटेंशन को समझते हैं, फिर एनसीईआरटी पढ़ेंगे। ठीक है जी, देखो रिटेंशन में क्या होता है, जो स्पेशल अरेंजमेंट है, या फिर कह दो यार जो स्पेस में अरेंजमेंट है, तो 3D स्ट्रक्चर है, उसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं आएगा। देखो होगा क्या, जैसे हम इसकी बात करें, ये किरेल कार्बन है साहब। ठीक है, और ये एक हैलाइड लगा हुआ है ना, हेलोजन लगा हुआ है, कोई न्यूक्लियोफाइल आएगा, ठीक है, आया, इसको हटाया और खुद आके लग गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसके 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया। देखो हाइड्रोजन जहाँ था वहीं रहा, CH3 जहाँ था वहीं रहा, C2H5 था वो भी वहीं रहा। ठीक है, और जहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ था, है ना, वहीं क्या हुआ, वहीं आके क्या न्यूक्लियोफाइल अरेंज हो गया, न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ गया। ठीक है, तो ये इसके स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया, मतलब 3D स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है। तो ये होता है रिटेंशन। देखो नाम से पता चल रहा है, मतलब क्या है, जो मॉलिक्यूल है अपनी स्पेशल अरेंजमेंट को रिटेन रखेगा, वैसा का वैसा ही रखेगा, प्रिजर्व रखेगा, है ना, ये होता है इसमें। ठीक है,
अब देखो हम एक और एग्जाम्पल देखें एनसीईआरटी का, तो ये एक और एग्जाम्पल है, ठीक है। देखो ये एग्जाम्पल है, हुआ क्या, HCl से रिएक्शन कराई, हीट कराया, OH बाहर निकला और Cl जुड़ गया। अब आप ध्यान से देखो यार, क्या देखो, ये है हमारा किरेल कार्बन या स्टीरियो सेंटर, ठीक है। अब देखो ये जो OH निकला है वो तो डायरेक्टली जुड़ा ही नहीं है यहाँ से, किरेल कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा ही नहीं है, तो यार स्पेशल अरेंजमेंट तो चेंज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तो यार देखो रिटेन ही रहेगी, ठीक है, स्पेशल अरेंजमेंट रिटेन ही रहेगा, ठीक है। तो यार ये भी इसका एग्जांपल हो जाएगा रिटेंशन का, ठीक है। देखो दोनों एग्जांपल एक बार वापस हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो यहाँ क्या हुआ था, एक किरेल कार्बन था, यहाँ एक हैलोजन जुड़ा हुआ था साहब, कोई न्यूक्लियोफाइल आया, इसको हटाया और खुद आके जुड़ गया। लेकिन क्या हुआ, इसके स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया, जहां जो ग्रुप लगे हुए थे वो वहीं लगे हैं, यहाँ जबकि हैलोजन जहां लगा था वहीं आके न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया, तो इसके स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया। एक और एग्जांपल हमने देखा था, देखो यहाँ, तो ये देखो स्टीरियो सेंटर था, किरेल कार्बन था, चारों अलग अलग ग्रुप है, ठीक है। अब देखो यहाँ क्या हुआ, ये जो किरेल कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन है, इस पे OH लगा हुआ था, रिएक्शन कराई और यहाँ Cl आ गया, तो देखो यहाँ भी कोई स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ, ठीक है। देखो यार ये तो डायरेक्टली जुड़ा ही नहीं हुआ था, तो स्पेशल अरेंजमेंट तो इसे भी चेंज नहीं हो सकता था, ठीक है। अब देखो जो रिटेंशन है, इसके एनसीईआरटी पे एक बार हम पढ़ लेते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ्रिगेशन इज द प्रिजर्वेशन ऑफ द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ द बॉन्ड टू एन एसिमेट्रिकल सेंटर ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इसको समझते हैं यार, देखो अभी हमने पढ़ा वही है यार, ये क्या, देखो जो किरेल कार्बन है या स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिकल सेंटर है, उसके 3D स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आएगा, यानी स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, वो प्रिजर्व रहेगा, यही है रिटेंशन, ठीक है। अब हम यार इसकी बात करें, एनसीईआरटी में इसकी बात कर रखे आगे, देखो यहाँ क्या था, देखो हमने जो एग्जांपल देखा था वही है। यहाँ क्या था, जो किरेल कार्बन है, किरेल कार्बन है, उससे डायरेक्टली कोई बॉन्ड नहीं टूट रहा, ठीक है। देखो यहाँ से OH निकल रहा है, लेकिन ये डायरेक्टली थोड़ी ना जुड़ा हुआ है किरेल कार्बन से, तो इसमें तो यार ऐसे एग्जांपल में जनरली क्या होता है, रिटेंशन ही होता है, ठीक है। तो एक बार वापस क्या, देखो यहाँ हम देखें तो एक किरेल कार्बन है साहब, लेकिन बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ये, और किरेल कार्बन डायरेक्टली इस बॉन्ड से जुड़ा नहीं है, ठीक है। तो हुआ क्या, देखो यहाँ से OH निकला, हीट की, HCl था, Cl आके जुड़ गया, ठीक है, और किरेल कार्बन का कोई बॉन्ड डायरेक्टली नहीं टूटा, ठीक है। ये लिखा हुआ है इन जर्नल, ठीक है, इन जर्नल इफ ड्यूरिंग ए रिएक्शन नो बॉन्ड टू स्टीरियो सेंटर, देखो यहाँ जो बॉन्ड था स्टीरियो सेंटर का वो नहीं टूटा, इज ब्रोकन, द प्रोडक्ट विल हैव द सेम जर्नल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ग्रुप अराउंड द स्टीरियो सेंटर एज दैट ऑफ द रिएक्टेंट, सच ए रिएक्शन इज सेड टू प्रोसीड विथ रिटेंशन ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है जी। तो आपको समझ में आएगा वो क्या कह रहा है, देखो इन जनरल अगर किरेल कार्बन से डायरेक्टली कोई बॉन्ड टूटता नहीं है तो और क्या होता है, रिटेंशन ही होता है, ठीक है। अब देखो मैं इन्वर्जन को भी समझ लेते हैं एक बार, ठीक है। देखो यार इन्वर्जन है, उसको SN2 हमने रिएक्शन पढ़ी थी जब, वहाँ भी बहुत अच्छे से देखा था। देखो होता क्या है, ये भी आसान है बहुत। देखो SN2 रिएक्शन में क्या हो रहा था, देखो जो न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है, रिएक्शन हो रही थी, देखो NSR रिएक्शन होगी, ठीक है। यहाँ जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या है यार, सीधा अटैक नहीं करता है, यहाँ पीछे से अटैक करता है। क्यों साहब, देखो यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन बहुत है भाई, ब्रोमीन हैलोजन यहाँ भी बहुत है, तो यार डायरेक्टली क्या है, रिपल्सन को रोकने के लिए डायरेक्टली अटैक नहीं करता है, ये कहता है भाई पीछे से आता है, क्या कि ताकि रिपल्सन कम से कम लग सके, तो ये पीछे से अटैक करता है। अब देखो यार जब ये पीछे से अटैक करता है तो क्या होता है, ये जो ग्रुप है इनको रिपल्सन देता है, जिससे क्या है ये इस साइड आ जाते हैं, ठीक है, ये फ्लिप हो जाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं रिटेंशन। देखो यहाँ से OH आया, ये ग्रुप है वो इस साइड आ गए, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल से बताया था मैंने, देखो जब हम बारिश होती है और तेज हवाएं चलती रहती है तब हम बाहर जाते हैं छत्ता लेके, ठीक है, बाहर गए हम छाता लेके, तो तेज हवाओं की वजह से क्या है, छाता फ्लिप हो जाता है, उल्टा हो जाता है कभी कभी, ये साहब रिटेंशन, ठीक है। यहाँ भी क्या हुआ, देखो OH माइनस था, इसने अटैक किया साहब, ये आया और ये जो ग्रुप थे इस साइड आ गए, फ्लिप हो गए इस तरह से, है ना, ये है भाई रिटेंशन, ठीक है जी। अब देखो यार जो एनसीईआरटी है इस पे भी आ जाते हैं हम, है ना, इसके एग्जाम्पल दे रखा है एक, है ना, जिसमें एक जगह रिटेंशन हो रहा है, एक जगह इन्वर्जन हो रहा है, इन दोनों को हम देख लेते हैं, ठीक है। देखो एक मॉलिक्यूल है, ये X टूटा और Y आके जुड़ गया, ठीक है, हैलोजन हटा और कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, ठीक है। तो हुआ क्या, ध्यान से देखो तो जो A प्रोडक्ट बना, इसमें स्पेशल अरेंजमेंट में कोई चेंज नहीं आया, जो जहां था वो वही है, यानी यहाँ रिटेंशन हो गया साहब,
ये वाई आया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ और वाई आके यहाँ जुड़ गया, यानी यहाँ रिटेंशन हो गया। देखो C2H5 C2H5 वही है, H CH3 और जो वाई आया वही वहीं आके जुड़ गया, यानी रिटेंशन हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ देखें तो देखो जो वाई है वो पीछे से आगे अटैक करता है। SN2 मैकेनिज्म हमने पढ़ी होगी, वहाँ क्या होता है न्यूक्लियोफाइल पीछे से आता है सब, और ये क्या करता है इनको रिपल्सन देता है, जिससे कि आगे फ्लिप हो जाते हैं ये सब, ये आगे आ गए। ठीक है, और ये इस तरह से ये बी बन गया। यहाँ क्या हुआ इन्वर्जन हुआ, यहाँ क्या हुआ इन्वर्जन हुआ। ठीक है, समझ गए आप, यहाँ हो गया इन्वर्जन। ठीक है, देखो वाई है पीछे से आके जुड़ा, ठीक है, ये आगे आ गया, ये आगे, ये आगे। ठीक है, और इस तरह से ये प्रोडक्ट बन गया, यानी इन्वर्जन हो गया है। ठीक है, तो देखो यार आप इन्वर्जन समझ ही गए होंगे, है ना। देखो एक और एग्जांपल है एनसीईआरटी में, इसको भी देख लेते हैं। वैसे हमने देख लिया है ना वहाँ, देखो OH माइनस है पीछे से आता है, ये आगे आ जाते हैं सब, है ना, बॉन्ड ब्रेक होता है और इस तरह से प्रोडक्ट बन जाता है ना। SN2 में भी यही होता था यार, आपको पता हो तो, पढ़ा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने वैसे डाला भी था SN2 भी। तो यार इस तरह से इन्वर्जन होता है, मुझे लगता है यार आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन्वर्जन। ठीक है, अब देखो मैं एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं थोड़ी यार, है देखो इन्वर्जन ये हो गया, रिटेंशन ये होगा, और दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन। ठीक है, तो इसको और अभी देखेंगे आगे, अभी पढ़ते हैं आगे, है ना। देर आर 3 आउटकम्स फ्रॉम द रिएक्शन एट द asymmetrical center when a bond directly linked to an asymmetrical carbon atom is broken। ठीक है, तो देखो यहाँ हम देखें, ये बोल रखा है तीन आउटकम्स आए हैं यहाँ। एक जगह क्या हुआ रिटेंशन, एक जगह इन्वर्जन, और दोनों का मिक्सचर को हम बोलते हैं रेसमाइजेशन, जहाँ इन्वर्जन भी हो रहा हो 50% और 50% रिटेंशन भी हो रहा हो, ये होता है रेसमाइजेशन। ठीक है, अब देखो आगे चलने से पहले एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो जो ए और बी प्रोडक्ट बने, ये जो ए और बी प्रोडक्ट बने ये ऑप्टिकली एक्टिव तो है, क्यों, क्योंकि यहाँ किरेल कार्बन है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो अगर ए वाला PPLN प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड रोटेट कर रहा होगा, तो बी वाला लेफ्ट साइड कर रहा होगा, या फिर यानी अगर ए डी है तो बी क्या होगा एल होगा, या फिर उल्टा होगा। अगर बी प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में मूव कर रहा होगा, ठीक है, राइट साइड में मूव कर रहा होगा, तो जो ए वाला है वो लेफ्ट साइड में मूव कर रहा होगा, यानी ए या तो डी होगा तो ये बी एल हो जाएगा, या बी अगर डी होगा तो ए एल हो जाएगा। ठीक है, तो ये जरूर याद रखना। ठीक है, और इसके दोनों के मिक्सचर की हम बात करें ए और बी, तो दोनों का मिक्सचर क्या हो जाएगा ऑप्टिकली इनएक्टिव। क्यों, क्योंकि अगर ए ने लाइट को राइट साइड मूव करा दिया तो बी लेफ्ट साइड कराएगा, और दोनों का नेट क्या हो जाएगा जीरो साहब। ये हमने पहले भी देखा था रेसमाइजेशन में। ठीक है, अब देखो मैं एनसीईआरटी पर देख भी लें क्या क्या है मोटा मोटा। तो देखो ए में क्या हुआ रिटेंशन हुआ, बी में इन्वर्जन हो गया। ठीक है, ये सब ठीक है। अब देखो रेसमाइजेशन क्या था 50-50%, ए और बी का अगर 50-50% ले ले तो रेसमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो आगे बात कर रखी है SN1 और SN2 की। देखो जो SN2 है इसकी तो हमने बात कर ही ली थी। क्या होता है SN2 में इन्वर्जन होता है, पीछे से आता है इधर फ्लिप कर जाते हैं, ये होता है SN2 में। एक बार आप पढ़ लेना यार, है ना, वही लिखा हुआ है, एक बार बस रीडिंग मारोगे तो हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यार SN1 की, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है SN1। ठीक है, ये मैंने पिछली बार नहीं बताया था, ठीक है, पिछले वीडियो में, तो यहाँ हम देख लेते हैं, है ना। देखो होता क्या है, इन केस ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड SN1 रिएक्शन आर अकम्प्लिश बाय रेसमाइजेशन। ठीक है, देखो SN1 में क्या होता है, देखो पहली बात तो ऑप्टिकल एक्टिव एल्काइल हैलाइड होना चाहिए, यानी उसमें किरेल कार्बन होना चाहिए। ठीक है, और देखो तब क्या होता है SN1 में रेसमाइजेशन हो जाता है। देखो मैं समझाता हूँ कैसे। देखो ये है एक किरेल कार्बन है इसमें और एक मॉलिक्यूल है, इसमें SN1 मैकेनिज्म है। तो देखो होता क्या है SN1 के पहले स्टेप में ये बॉन्ड ब्रेक होता है और कार्बोकेटाइन बनता है, तो ये कार्बोकेटाइन बन गया। अब देखो यहाँ जो OH माइनस आएगा यानी न्यूक्लियोफाइल आएगा, वो क्या करता है आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। ठीक है, आगे से भी आ सकता है और पीछे से भी आ सकता है। तो देखो होता क्या है 50% ये आगे से आ जाता है तो रिटेंशन हो जाता है। देखो ये आया आगे से, यहाँ जुड़ा तो ये रिटेंशन हो गया, और 50% ये पीछे से आता है तो देखो ये पीछे से आया के जुड़ा तो ये क्या इन्वर्जन हो गया। देखो ध्यान से, ठीक है, एक बार वापस देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया है ना, ये कार्बोकेटाइन बन गया, इसको हटाओ। अब देखो जो OH माइनस आया वो, एक सेकेंड, देखो यहाँ कार्बोकेटाइन बना देते हैं हम।
ठीक है, ये Br है। अब देखो OH माइनस है, 50% आगे से भी आ सकता है और 50% पीछे से भी आता है। ठीक है, तो देखो ये आगे से आएगा मान लो OH माइनस। ठीक है, तो देखो क्या होगा, सेम टू सेम यार, देखो रिटेंशन हो जाएगा, ये आके जुड़ गया। ठीक है, अब देखो अगर ये पीछे से आया तो ये फ्लिप कर जाएंगे और OH माइनस यहाँ जुड़ जाएगा, तो इस तरह से इन्वर्जन हो जाएगा। तो 50-50% प्रोडक्ट बनते हैं, यानी रेसमाइजेशन हो जाता है। 50% क्या हो रहा होगा, इन्वर्जन, और 50% रिटेंशन। ठीक है, ये 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन। ठीक है, और एनसीईआरटी में आगे पढ़े हम, एक्चुअली द कार्बोकेटाइन फॉर्म इन स्लो स्टेप बीइंग sp2 हाइब्रिडाइज इन प्लेनर। ठीक है, द अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल मे बी एकम्प्लिश फ्रॉम आइदर साइड, दोनों साइड से होगा, ऑफ द प्लेन ऑफ कार्बोकेटाइन रिजल्ट इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, दोनों का मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, मतलब रिटेंशन भी होगा और इन्वर्जन भी होगा और दोनों का मिक्सचर एंड रेसमाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो दोस्तों यार इस तरह से हमारा स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन खत्म होता है। ठीक है, आप यार जिसकी भी तैयारी कर रहे हो, जो भी हमने पढ़ा इसमें, ये बहुत है बहुत। ठीक है, तो यार इस तरह से वीडियो खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।